नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक पर ब्रेकिंग न्यूज और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा लेकर बुलडोजर वाली खबर। बुलडोजर इस लिहाज से कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर ऑपरेशन बुलडोजर अब शुरू होने वाला है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की टीम आज शाहीन बाग, जैतपुर, सरता विहार और मदनपुर खादर का दौरा कर रही है और यह बताया जा रहा है कि इस टीम में एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्यान के अलावा तमाम बड़े अधिकारी हैं। सूर्यान की माने तो यह अभियान रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के अवैध कब्जे पर चलाया जाएगा। मेयर की माने तो शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण है। सरता विहार कालंदी कुंज में लोगों ने कॉलोनी को काटकर अवैध कब्जा किया हुआ है। एमसीडी ने इन अतिक्रमणों पर एक सर्वे किया और उसी के आधार पर यह बुलडोजर अभियान अब चलाया जाएगा। कई बड़ी बातें जो हैं वो भी कही गई हैं। मसलन एक बड़ी बात यह कही गई है कि पिछली सरकारों ने यहां पर ध्यान नहीं दिया। लोग चाहते थे कि यहां पर दिल्ली वासियों के सोचा जाए, लेकिन सोचा गया तो अलग अलग लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो बांग्लादेशी हैं, उन लोगों के लिए जो रोहिंग्या हैं, और इसीलिए अब एमसीडी यहां पर भी बुलडोजर चलवाने वाली है। दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग सहित कई वार्ड में सर्वे किया गया है, लाल निशान लगाए गए हैं और यह कहा जा रहा है कि अब एसडीएमसी के मेयर अधिकारियों के साथ जब दौरे पर है तो एक हफ्ते बाद यहां पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। हम आपको बता दें कि दिल्ली के बदरपुर इलाके में जहां पर एमसीडी यह दावा कर रही है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हुए हैं, वहां पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के लिए सर्वे किया जा रहा है। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल की हम आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। मेयर साहब भी आ गए हैं। मेयर साहब, ये आप आए हैं यहाँ पर, ये क्या तोड़ने के लिए आए, क्या करने आए? क्यों मेयर इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हम लोग? यहाँ पर तो वो जोन में पूरी कॉलोनी बनी हुई है, तो पूरी कॉलोनी तोड़ेंगे? एक बार इंस्पेक्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं, जहां अगर गलत गतिविधि मिलेगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या वो जोन में जो भी रहेगा वो सबको टूटेगा या कुछ रहेगा, कुछ बचेगा, कुछ जो हमारा काम है आज इंस्पेक्शन का उसको करने दीजिए, उसके बाद इंस्पेक्शन करके हम लोग देखते हैं कहाँ गलत है कहाँ सही है, उसको तय करेंगे। तो मतलब बुलडोजर चलेगा ये? जो कोई भी इस तरह का अगर व्यक्ति है जिसका कोई कसूर नहीं है, उसके साथ कोई भी इस तरह का अत्याचार नहीं करना, लेकिन जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है उसको पूरी तरह से। यमुना की पूरी जमीन तो अवैध है, कब्जा ही है। यमुना के जो बेल्ट में बनी हुई है वो तो पूरी टूटनी चाहिए, यही तो सुप्रीम कोर्ट कहता है, यही डीडीए कहता है। तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट कहता है उस सुप्रीम कोर्ट के का जो आज्ञा उसका पालन हम करेंगे। चलिए, ये कह रहे हैं कि कोई सारा पूरा जो वो जोन है जो कि इलीगल है वो पूरा टूटेगा। तो यहां पर आपने सुना कि जो इलीगल है वो टूटेगा, जो गलत नहीं है उसको चिंता करने की बात नहीं। हम आपको बता दें कि अब से कुछ दिन पहले उत्तरी दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, बुलडोजर वहां चलाया गया था और इसके बाद से ही ये संकेत मिलने लगे थे कि दिल्ली के तमाम दूसरे इलाके जहां पर अवैध निर्माण है वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दक्षिणी नगर निगम ने शाहीन बाग और आसपास के इलाकों का सर्वे तेज कर दिया है। ये तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था, तमाम इलाकों में जहां पर यह आरोप लग रहे थे कि लोगों ने अवैध निर्माण किया है, उस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए सरपट बुलडोजर दौड़ा। इस खबर पर आज तक ने आपको पल पल की अपडेट दी थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। अब शाहीन बाग को जब आप याद करते हैं तो आपको कई सारी चीजें आती है। कुमार कुणाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुमार, आप जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था, उस वक्त टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हुए थे, अब शाहीन बाग का जिक्र आ रहा है। यह कहा जा रहा है जो गलत है वहीं पर कार्रवाई होगी, लेकिन शाहीन बाग को जब हम याद करते हैं तो हमें सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट याद आते हैं, बहुत सारी और घटनाएं आती हैं। ऐसे में यह खबर कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहां पर बुलडोजर चलने वाला है? देखिए, बुलडोजर जब चलेगा शुभांकर तब चलेगा, पता नहीं कब चलेगा, लेकिन जो स्थिति है वो है कि आज कहा जा रहा है कि जो साउथ दिल्ली के एमसीडी मेयर हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं। दौरा केवल एक जगह शाहीन बाग का नहीं, शाहीन बाग में भी जाएंगे। अभी इस समय दौरा शुरू किया उन्होंने, बदरपुर का इलाका है, ये हरियाणा से बिल्कुल लगता हुआ इलाका है और हम दिखाते हैं थोड़ी तस्वीरों के जरिए कि यमुना से नजदीक इलाका है। यहाँ कुछ मस्जिदें बनी हुई हैं, कुछ यहाँ पर कब्र भी है, जिसको यहाँ कहा जा रहा है कुछ मकाने भी हैं। इसको कहा जा रहा है कि ये तमाम इलीगल हैं क्योंकि यमुना के किनारे हैं। लेकिन सवाल कई सारे हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ यही लीगल है? आपको हम थोड़ी दूर की भी तस्वीर दिखाते हैं। ये तमाम जो मकान है वो भी यमुना के रिवर बेड पर है। तो अगर बुलडोजर चलेगा तो तमाम सभी निर्माणों पर चलेगा या कुछ चुने हुए निर्माणों पर चलेगा? ये सवाल है और इस पर जवाब नहीं दे रहे। ये बताइए क्या कि ये जो बुलडोजर की बात हो रही है तो आपको लगता है क्या कि यहाँ पर अब खतरा है, खतरा मंडराने लगा है? देखिए, ये तो गवर्नमेंट देखेगी अपने हिसाब से कि खतरा है या नहीं है। बहरहाल ये सब मजदूर लोग हैं जो
अपना मजदूरी करके और बच्चों का पेट काट करके अपना ये बनाते हैं मकान के हमारे बच्चों को कुछ छाया हो जाए। तो लेकिन कहा जा रहा है यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, उनकी वजह से चल रहा है। नहीं, बांग्लादेशी यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बांग्लादेशी हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े, यहीं ब्याह शादी हुई है, यहीं जो है उम्रें हो गई हैं हमारी। यही तो उम्र हो गई, ये है ठीक है। शुभांकर का ना। ठीक है, हम आएंगे आपके पास, कुणाल, हम आपके पास आएंगे। हालांकि 70 के बाद से बांग्लादेशियों के आने का जिक्र हो रहा है, तो उनकी भी कई पीढ़ियां यहां बड़ी हो गई होंगी। लेकिन शाहीन बाग में हमारे साथ हिमांशु नजर आ रहे हैं। अब हिमांशु, ये सवाल मैंने पहले पूछा था कि शाहीन बाग का नाम आते ही हमें वो तमाम प्रोटेस्ट याद आते हैं। शाहीन बाग में अगर बुलडोजर चलता है तो सांकेतिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई की गई हैं, क्योंकि बांग्लादेशी, रोहिंग्या तमाम जिक्र आ रहा है यहां पर। कोई बात थोड़ी हुई है, आजाद तो हिंदुस्तान ने कराया था उसको, किसी और ने थोड़ी कराया था। हिमांशु, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क करने की, दोबारा आपसे बातचीत करने की, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आप उसे फिक्स कीजिए और हम लौटते हैं। तब तक एक बार फिर कुणाल के पास चलते हैं हम। कुणाल, जरा ये समझाइए कि उनसे भी पूछिए कि मेयर ये कह रहे हैं कि जो अवैध है केवल वही तोड़ा जाएगा, अगर आपके पास कागजात हैं, जायज है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। इस पर उनका क्या सोचना है, क्या कहना है? बिल्कुल शुभांकर, देखिए स्थिति जो है ना, ये बड़ी लोगों के मन में एक तरीके का खौफ है आपके मन में? जी हाँ, बिल्कुल खौफ है जी, बिल्कुल खौफ है। लेकिन मेयर कह रहे हैं क्या कि जिसके पास कागज है उसको नहीं तोड़ा जाएगा, तो आपको डर किस बात का है? कागज तो हमारे पास है, तो तो बस सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डर इस बात का है कि गरीब आदमी है, रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, अपने किराए से बचकर यहाँ पर रह रहे हैं, और जमीन कोई ये वो तो है नहीं ठीक लीगल। है, वो कह रहे हैं कागज हमारे पास है, अगर कागज है तो नहीं तोड़ा जाएगा, ये बात एमसीडी कह रही है। हिमांशु, आप तक आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो जो सवाल आपसे पूछा गया था उसका जवाब दीजिए। शुभांकर, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, यहां पर ये देखिए, यही वो शाहीन बाग की मेन रोड है जहां पर सीए का प्रोटेस्ट किया गया था और ये सड़क बंद थी और काफी समय तक, करीब 100 दिन तक वो प्रोटेस्ट यहां पर चला था। और फिर कोरोना जब आया तो उसके बाद उसे यहां से पुलिस ने हटाया था। लेकिन इस बार जब एमसीडी की टीम आ रही है तो वो ये जानने आ रही है कि इस इलाके में कितना अतिक्रमण किया गया है। तो ये जो मार्केट है उसके दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, जहां पे आप मेट्रो लाइन देख रहे हैं, इसके आगे कई सारी कॉलोनियां कटी हुई हैं। एमसीडी की टीम जब आएगी तो खास तौर से ये देखेगी कि ये जो पूरा इलाका है, इन इलाकों में क्या कितना अतिक्रमण है, कितने गलत तरीके से बनाया गया है, और जो तमाम लोग हैं उन्हें शायद इस बात की जानकारी मिल चुकी है। उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो कोई भी हमसे उस अंदर कॉलोनी में बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन हम जब यहां पर पहुंचे तो हमने ये देखा कि कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि हाँ, जब बुलडोजर आएगा, अतिक्रमण जब हटेगा तो इससे सभी को फायदा होगा। अंदर ये भी बताया जा रहा है, आप जो कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात है कि सभी को फायदा होगा, दिल्ली वासियों को फायदा होगा, लेकिन सियासत में अपना अपना नफा नुकसान होता है। सियासतदान कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। अभिषेक, जरा बताइए कि जो ये एंगल आ रहा है कि बीजेपी जानबूझकर ध्रुवीकरण कर रही है, आपके पीछे कुछ बैनर पैम्पलेट भी हमें नजर आ रहे हैं, तो वहां पर क्या देख रहे हैं और क्या रिएक्शन आ रहा है वहां से? देखिए शुभांकर, आम आदमी पार्टी ने 12 बजे का प्रोटेस्ट रखा था। थोड़ी देर में ही ये प्रोटेस्ट शुरू होगा। आम आदमी पार्टी का ये जो कार्यालय है, यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर भाजपा का मुख्यालय है। यहाँ से ये लोग निकलकर भाजपा मुख्यालय की तरफ मार्च करेंगे। क्यों मार्च करेंगे, इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या हुआ है साहब, बीजेपी के खिलाफ आज प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन आम जनता की भलाई के लिए, उनके जो अवैध उगाई जो कर रही है उसके विरोध में किया जा रहा है। जो बीजेपी ने जिस ढंग से अवैध उगाई वो काम शुरू कर दिया गया है, तो जहांगीरपुरी तोड़फोड़ के विषय के ऊपर भी और कई विषय हैं। यानी जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ हुई भाई साहब, जो बीजेपी का कहना है कि सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन टूट रहा है, इससे दिक्कत है लोगों को? नहीं, ये जो तोड़फोड़ है ये इलीगल नहीं हुई है, ये पहले काम चल रहा था वहाँ पर उस प्रकार से। लेकिन पहले नोटिस देना बहुत जरूरी होता है, इस बात को सभी जानते हैं कि पहले नोटिस देना होता है। हम किसी का मकान तोड़ने, इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़फोड़ से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी प्रकार से पहले हम किसी का घर तोड़ने जाते हैं उसको नोटिस तो करते हैं ना। नहीं, लेकिन सिर्फ नोटिस की बात है। जहांगीरपुरी में घर कहां तोड़े गए थे? नोटिस करके समय देना सीधा, ताकि वो अपना समय, हमको समय मिलता तो वहां से। जहांगीरपुरी में घर नहीं तोड़े गए थे, वो तो सिर्फ बाहर का अतिक्रमण तोड़ा गया था। हाँ, रेहड़ी पट्टियां तोड़ी गई। रेहड़ी पट्टी वाले काफी बताते हैं, बड़े पुराने, उनकी पर्ची कटी हुई, एमसीडी की पर्ची कटी हुई है। जिन एमसीडी के कर्मचारियों ने और जिस पुलिस प्रशासन ने उनको लगाया, उनको जो पहले उनको लगा छोड़ दिया, उनसे पैसे खाकर भी छोड़ दिया, ये तो गलत है ना। अच्छा अभिषेक, एक सवाल पूछिए, क्या ये चुनावी प्रोटेस्ट तो नहीं है, क्योंकि एमसीडी के चुनाव भी आने वाले हैं?
भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो अपनी गली मोहल्लों में जाकर क्षेत्र में आकर ये कह रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। सिटी के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या ये चुनावी प्रोटेस्ट है? चुनाव के हिसाब से चल रहा है कि आपको आम आदमी पार्टी को वोट मिलेगा? ये चुनावी प्रोटेस्ट नहीं है, ये जनता के हित को लेकर प्रोटेस्ट है। आप बताइए साहब, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि किसी का भी घर तोड़ दिया जा रहा है या इलीगल कंस्ट्रक्शन टूट रहे हैं? तो पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस सरकार ने हमेशा जनता के हित के लिए काम करने की बजाय उसको जहांगीरपुरी में जो हुआ साहब, जहांगीरपुरी में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया, उसको लेकर के राजनीति शुरू हुई। क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन टूट रहा है, इससे लोगों को दिक्कत है, या आप कह रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं टूटना चाहिए? देखिए, इलेक्शन आगे बढ़ाने के बाद जो निगम पार्षद जो बीजेपी के हैं, ये पहले भी कलेक्शन करते हुए आए, मकानों के अंदर रिश्वत लेते हुए आए, भ्रष्टाचार करते हुए आए, कई स्कूल उन्होंने बेच दिया, सरकारी जमीनें इन्होंने बेच दिया। अब भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन को आगे करने जितना भी जो बचा है वो चल रहे हैं। ठीक है अभिषेक, इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा आपने लोगों से बातचीत की, अब जरा एक बार हमें वहां की तस्वीरें दिखाइए और जरा ये भी समझिए कौन कौन वहां पर आ रहा है। क्या आम आदमी पार्टी कोई बड़ा चेहरा आ रहा है? और एक बार जरा कैमरा पैन करके दिखाइए कितनी भीड़ है वहां प्रोटेस्ट में, क्योंकि समय तो हो चुका है। जी देखिए शुभांकर, भीड़ की जहां तक बात करें तो अभी बहुत ज्यादा ऐसी संख्या में लोग नहीं हैं। पार्टी दफ्तर के अंदर लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं पार्टी हाईकमांड से किस तरीके की इंफॉर्मेशन आती है, किस तरीके की आज्ञा मिलती है, कौन सा बड़ा चेहरा, कौन सा बड़ा नेता सामने आता है। अभी तक जो मैसेज सर्कुलेट किया गया है उसमें किसी भी एक खास नेता या किसी बड़े चेहरे का नाम नहीं लिखा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर से प्रोटेस्ट होगा ये बताया गया था, तो इस वजह से कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हुए हैं। संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। दाहिनी तरफ से भी लोग आने शुरू हुए हैं, कुछ बाईं तरफ से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट का टाइम शुरू जो होना था 12 बजे का था, 12:15 हो चुके हैं। लोग जो यहाँ पर वो कह रहे हैं कुछ ही देर में एक साथ जब लोग निकलेंगे तभी प्रोटेस्ट शुरू होगा। शुभांकर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। साउथ दिल्ली के मेयर हैं, उनसे बातचीत की कुमार कृणाल ने, एक बार वो बातचीत सुनते हैं, उसके बाद आपके पास आकर सवाल जवाब करते हैं। मुकेश सुरयान है, मेयर है साउथ दिल्ली के। मुकेश जी ये बताइए, ये कहाँ घूम रहे हैं और क्या वजह है आपको यहाँ पर सर्वे करने की? देखिए, यमुना में डुबकी लगाने वालों ने कसम खाई थी कि मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, अपने परिवार के साथ जाऊंगा, लेकिन आज वो यमुना में किस तरह का कब्जा करा रहे हैं, रातों रात किस तरह से दरगाह मस्जिदें बनवा रहे हैं, किस तरह से रोंगियों को बसाने का काम करें, जिस तरह से बांग्लादेश को बसाने का काम कर रहे हैं। आपको अभी तक, आप तो 1 साल से मेयर हैं, अब तो अंतिम 5 दिन है आपके मेयर बनने का, तो अभी तक आपने सर्वे क्यों नहीं किया? अभी अचानक आपको कैसे पता चला कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ है? हमारे पिछले 5 साल से जो इस टेन्यूर के लोग थे लगातार वार्डों में सर्वे कर रहे हैं। मैं तीसरी बार इस वार्ड में आया हूं, जहां निगम पार्षद ने जब बोला हम वहां पर जाकर किया है, और इस बार निगम पार्षद जी को महसूस यहाँ पे बार कंप्लेंट आ रही थी, उन्होंने बोला इस बार हमें इधर जाना है, तो हमने इधर आके। अच्छा, ये जो इधर का इलाका है, ये जो इधर इलाका बना हुआ है, ये भी ओ जोन में आता है, तो क्या पूरा ओ जोन पर चलाएंगे या आप कह रहे हैं क्या कि जो इधर बन रहा है इधर चलाएंगे, इधर नहीं चलाएंगे? जो कुछ जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी बनती है, जो राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप। लेकिन डेमोलिशन का काम तो आपका एमसीडी का काम है, कौन चलाएगा? हमने राज्य सरकार को जितने बार भी कोई परमिशन मांगी, कोई फाइल भेजी है, तो आज तक ना वो फाइल लोड कराई है, ना उस पर कोई सजेशन आया, ना वो रिटर्न आई, ना उसका कोई जवाब। मैं पूछ रहा हूँ कि पूरे पे चलेगा या आप देख करके चलाएंगे? कि जहाँ अतिक्रमण होगा और जहाँ पर बांग्लादेश या रोंगियों को बसाने का काम किया गया है, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण किया गया, वहाँ पर हम पूरी तरह से बुलडोजर। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के खिलाफ अतिक्रमण किसी ने किया, उस पर चलाएंगे नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। यानी पूरी कॉलोनी टूटेगी, पूरा जो ओजोन पे है पूरा टूटेगा। जो लोग इसमें कुछ लोग कोर्ट गए हैं, अगर जिनको कोर्ट का संरक्षण है, कोर्ट का स्टे, उस पर हम कार्रवाई जो कोर्ट का माध्यम से करेंगे, बाकी जगह हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। कब तक होगी कार्रवाई? कार्रवाई आज भी हो सकती है। आज भी हो सकती है, तो बुलडोजर मतलब आज चल सकता है? 2 घंटे का समय लगता है एमसीडी को किसी चीज को अंजाम देने में। कह रहे हैं क्या कि आज भी बुलडोजर चल सकता है, और स्थिति ये है क्या कि अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि कुछ यहाँ पर मस्जिद है, जो यहाँ पर सामने भी हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये कादरी मस्जिद, ये सामने लिखा हुआ है। क्या ऐसी मस्जिदों पर और इस तरीके के स्ट्रक्चर्स पर कार्रवाई होगी? क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है उसके मुताबिक जो रोड का दूसरा साइड है ये भी पूरा इलीगल है, क्योंकि ये भी ओजोन के ही तहत आता है, तो इस पर भी कार्रवाई होनी है। तो यहां पर ये आपने रिपोर्ट देखी कुमार कृणाल की, और हमारे साथ कई संवाददाता बने हुए हैं। कुमार कृणाल बने हुए हैं, हिमांशु मिश्रा बने हुए हैं, अभिषेक भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, जरा ये समझाइए कि ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि
ये चर्चाओं का जिक्र हो रहा है कि आदेश गुप्ता के कहने के बाद यहां पर एमसीडी ने यह कार्रवाई शुरू की। आदेश गुप्ता ने पहले कहा भी था कि देखिए मैं लेटर लिखूंगा, उसके बाद यह कार्रवाई शुरू हुई है। तो क्या यही वजह है कि इसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस माना जा रहा है? और बार बार यह भी हम कह रहे हैं कि तनाव है क्योंकि आगे आने वाले चुनाव है। देखिए शुभांकर, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर मैं आपको बताऊं तो बुलडोजर की शुरुआत कहां से हुई थी और किस तरीके से उसका पॉलिटिसाइजेशन हुआ था, कैसे वो यूपी से दिल्ली में इंटर कर रहा है, ये बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या बुलडोजर पॉलिटिक्स होती है, कैसे उसका उपयोग होता है, एक मसल फ्लेक्सिंग की तरह कैसे उसका उपयोग होता है, शक्ति प्रदर्शन की तरह उपयोग होता है, और एक शक्ति प्रदर्शन के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो एक डेटरेंस होता है, एक तरीके से कहें तो दिखावा होता है, बाहरी तौर पर दिखावा होता है लोगों को डराने के लिए, उस तरीके से उसका उपयोग होता है। इसका पूरे के पूरे घटनाक्रम का किस तरीके से राजनीतिकरण हुआ है, ये एक पैटर्न है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बार फॉलो हो रहा है और इस बार भाजपा इस बात को समझ चुकी है। ये पैटर्न फॉलो करने से उनको इससे जी अभिषेक, आप ये जानकारियां देते रहिए, लेकिन साथ में आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए, क्योंकि दर्शकों को भी समझना जरूरी है कि अगर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है तो कितने लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या कोई बड़ा चेहरा अब तक दिखाई पड़ा या केवल नाम का ये प्रोटेस्ट रह गया है। जी बिल्कुल शुभांकर, आप देखिए अभी तक प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ है, 18-19 मिनट हो चुके हैं वक्त को निकले हुए, लेकिन अभी तक कोई बड़ा चेहरा सामने अभी बाहर निकल कर नहीं आया। एक साथ ये लोग बाहर निकल कर के आएंगे। जो पॉलिटिक्स चल रही है और काउंटर पॉलिटिक्स चल रही है उत्तर प्रदेश में, लगभग वैसे ही पॉलिटिक्स और काउंटर पॉलिटिक्स बुलडोजर को लेकर के और अवैध अतिक्रमण को गिराने को लेकर के दिल्ली में भी शुरू हो चुकी है और उसका यही नजारा आपको तो क्या बड़े नाम जो है वो दफ्तर के अंदर मौजूद हैं? आम आदमी पार्टी ने प्लान किया है। एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। जी देखिए शुभांकर, दफ्तर के अंदर लोग बैठे हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि बाहर कौन आएगा, प्रोटेस्ट को लीड कौन करेगा। दुर्गेश पाठक भी कर सकते हैं, जो एमसीडी के इंचार्ज हैं, उनको सबसे ज्यादा संभावना उन्हीं की है कि वही इस प्रोटेस्ट को लीड करें। ठीक है शुभांकर, अब बात करते हैं गुजरात की, जहां चुनावों से पहले यूपी की तर्ज पर बुलडोजर मॉडल को लागू कर दिया गया है। रामनवमी के दिन वहां पर हिम्मतनगर को हिंसा की आग में झोंक दिया गया था और उसी हिम्मतनगर में बुलडोजर जमकर दौड़ा है, सरपट दौड़ा है और अवैध निर्माण को गिराते दौड़ा है। ये योगी का बुलडोजर मॉडल है जो गुजरात में सरपट दौड़ रहा है। जो हिम्मतनगर हिंसा की आग में झुलसा, जिस हिम्मतनगर में रामनवमी के दिन पत्थर चले, आज उन गलियों में बुलडोजर दौड़ रहा है। हिंसा हुई थी उसी जगह पर हिम्मतनगर में ये बुलडोजर चल रहा है। आप मेरे पीछे ये दृश्य देख रहे हैं, 2 बुलडोजर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये हिम्मतनगर का साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट का हिम्मतनगर है, जहाँ पे ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। दरअसल इतने ज्यादा बुलडोजर का जो खौफ है वो इतना ज्यादा है यहाँ पे कि लोग जो है उन्होंने पहले ही यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है उसको गिरा दिया है। कई सारे जो बिल्डिंग्स यहाँ पे बड़े बने हुए थे उनको अब लोग खुद ही अपने आप ही गिरा रहे हैं। आपको दिखाते हैं ये दृश्य कि किस तरीके से बुलडोजर का कहर जो है वो यहाँ पे बरपा है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा इलाका है, ये टाउन प्लानिंग के तहत यहाँ पे पूरा इलाका, ये जो सड़क जा रही थी, गुजर रही थी, वो थी और उसको अब यहाँ पे गिरा दी गई है। प्रशासन के बुलडोजर का खौफ इतना है कि प्रशासन के जरिए कल उन्हें नोटिस दिया गया तो आज खुद ही लोग इस बिल्डिंग को गिरा रहे हैं। वहीं घर खाली किए जा चुके हैं। देखिए किस तरह बुलडोजर आने के पहले ही बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। यहाँ पे सबके घर थे गरीबों के, अब उसको हटा दिया है आपने? हाँ, नहीं, वो नगर पालिका वालों ने हटाए थे। बुलडोजर आया उस? हाँ, इस पहले 1 2 खास यहाँ बदे छपरे थे, यहाँ सब बाजू थे। वो क्या आप तोड़ने आए ने, ये लोगों ने खुद से उठा लेके, ज्यादा हमारे पता नुकसान ना हो जाए। वो दूसरी बाजू भी बांधना तो पड़ेगा, रहने वास्ते तात्कालिक कहाँ घर मिलेगा इनको, तो छपरे उठा के कहीं तो रखेंगे ना, रमजान चल रहा है तो। 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन साबरकांठा का हिम्मतनगर इलाका हिंसा से हिल गया था। यहाँ जमकर पत्थर चले थे, उपद्रवियों की गैर कानूनी इमारतों पर बुलडोजर चले तो आसपास के अवैध कब्जों को हटाने का काम तेज किया गया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। अगर 2020 से करीबन 4-5 बार नोटिस दिया गया है और अभी जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी नहीं, उसके भाग रूप नहीं है। एक्चुअली तो ये प्रोसीजर 1.5 महीने पहले ही हो जाने वाली थी, मगर मेरी डॉटर की शादी के लिए मैं छुट्टी पे था 20-25 दिन, और ये रूटीन प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि ये रायोट्स हुए उसकी वजह नहीं, ऐसा कोई भेदभावपूर्ण नहीं है।
जिस बुलडोजर ने यूपी में योगी सरकार की धूम मचाई, अब वही बुलडोजर बीजेपी के और राज्यों में तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में बुलडोजर की रफ्तार बता रही है कि यहां आने वाले चुनाव में बीजेपी बुलडोजर पर सवार होकर मैदान में उतरने वाली है। गोपी घांगर के साथ सौरभ वक्तानिया, बनासकांठा, आज तक। सोमवार को देश के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने रेल मंत्री के साथ मिलकर देश में बिजली की बढ़ती मांग से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। चिंता क्यों है, इस रिपोर्ट के जरिए आप जान लीजिए। ये बिजली की आवाज है, सुनकर ही करंट दौड़ पड़ता है। फिलहाल देश में बिजली का करंट आपके घर में रोशनी कर सके, पंखा चला सके, इसकी चिंता कितनी गंभीर है, इस बात से समझिए कि गोवा में बिजली कटने पर लोग ट्वीट करके शिकायत कर रहे थे। तब बिजली विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अपनी लाचारगी का ट्वीट मानो किया गया, जिसमें लिखा था, अब मेरे पास भी लाइट नहीं, जब तक आपूर्ति बहाल नहीं हो जाती और मोबाइल लैपटॉप चार्ज नहीं हो जाते, तब तक मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। लोग ऐसा ट्वीट देख हैरान होकर पूछने लगे कि ये क्या है। तो गोवा में बिजली विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ही फिर जवाब आया कि क्यों क्या, आश्चर्य क्यों, मैं भी दफ्तर के बाहर आपकी तरह एक उपभोक्ता हूँ, लेकिन ट्विटर पर विभाग का कर्मचारी, मेरे लिए कोई विशेष सेवा नहीं है। सवाल यह है कि 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश हो या 20 लाख की आबादी वाला गोवा, 8 करोड़ की आबादी वाला राजस्थान हो या 3 करोड़ की जनसंख्या वाला झारखंड, हर जगह एक साथ बिजली संकट कैसे आए। इस वजह को समझने के लिए जानिए कि भारत में कुल बिजली उत्पादन का 70% हिस्सा कोयले के जरिए होता है। दावा है कि कोयले की कमी है, कोयला कम तो बिजली कम बन रही, डिमांड गर्मी में बढ़ गई, सप्लाई उसके मुताबिक नहीं तो बिजली अब कट रही। जो भी थर्मल पावर प्लांट है पूरे देश में, वो कोयले की कमी के कारणों के चलते अपना जनरेशन घटाने लगे, जिसका सीधा असर हमारे विद्युत आपूर्ति पर 18 अप्रैल के बाद दिखाई देने लगा। चिंता की बात यह कि देश के 173 थर्मल प्लांट में से 85 प्लांट जो घरेलू कोयले से चलते हैं, दावा है कि उसमें 25% स्टॉक ही कोयले का बचा। 11 प्लांट जो आयात किए कोयले से चलते हैं, वहां कोयले की भारी कमी हो रही है। 54 प्राइवेट पावर प्लांट में 28 प्लांट में कोयले की कमी है। राजस्थान के सभी 7 थर्मल प्लांट में इस वक्त कोयले की किल्लत है। यूपी के 4 में से 3 थर्मल प्लांट में कोयले की कमी है। इसीलिए आपके लिए गंभीर समस्या बन रहे बिजली संकट पर कोयले की कमी का सवाल लेकर हम गुजरात के नर्मदा जिले पहुंचे। यहाँ केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से पूछा कि समस्या कितनी बड़ी है। थर्मल पावर प्लांट्स में टू बी वेरी स्पेसिफिक 20 मिलियन टन, लगभग 21 मिलियन टन अभी स्टॉक है। वो 10 दिन के लिए काफी है। एवरेज मैं बोल रहा हूँ, कुछ दूर दराज के जो इलाका है उधर थोड़ा कम है। और हमारे कोल इंडिया, कैप्टिव, ये सब मिलके हमारे पास अभी 72 मिलियन टन का स्टॉक है। तो लेकिन मैं मानता हूँ नॉर्मली इस समय 17-18 डेज का स्टॉक रहना चाहिए, लेकिन रशिया से गैस आने का बंद हुआ है और इंपोर्टेड बेस्ड कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है, इंपोर्ट कोल उन लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए उनका भी जनरेशन बंद हो गया था। अभी कोशिश करके फिर शुरुआत हुआ है। डिमांड बहुत बढ़ गया है। हम डेली बेसिस पे 3.2 बिलियन यूनिट्स हम उत्पादन करते थे। इस टाइम पे 310, 315, 320, कभी कभी 300 भी हुआ है, लेकिन अभी 340-350 बिलियन टन, 300 नहीं, 3.5 बिलियन टन, 3.5 बिलियन यूनिट्स पर डे हो रहा है। दरअसल दिल्ली में एक बार फिर ऑपरेशन बुलडोजर तेज होने वाला है और खबर आ जाई है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम की टीम आज शाहीन बाग, जैतपुर, सरता विहार और मदनपुर खादर का दौरा कर रही है और यह बताया जा रहा है कि
एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान के अलावा तमाम बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे। सूर्यान की माने तो यह अभियान रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के अवैध कब्जों पर चलाया जाएगा। मेयर के मुताबिक शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण किया गया है। सरता विहार हो, कालिंदी कुंज हो, यहां पर लोगों ने कॉलोनियां काटकर अवैध कब्जा किया है। तो फिलहाल ये देखिए तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग इलाकों की, अलग अलग प्रदेशों की। उत्तर प्रदेश, गुजरात, इसके अलावा बिहार की तस्वीर भी नजर आ रही है। दिल्ली में भी बुलडोजर चला हुआ है। तो कुल मिलाकर बुलडोजर की पॉलिटिक्स जो है अवैध निर्माण के खिलाफ वो देश भर में तेज हो गई है। हालांकि कई सवाल हैं जो इसके साथ खड़े हो रहे हैं। मसलन वो सवाल टाइमिंग को लेकर हो सकते हैं, वो सवाल इलाकों को लेकर हो सकते हैं, लेकिन एक बात जो साफ नजर आ रही है वो ये कि देश भर में फिलहाल बुलडोजर अभियान बड़ी तेजी से चल रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ यह अभियान जोर शोर से चल रहा है। और अब सीधे चलते हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर। हमारे संवाददाता अभिषेक वहां पर मौजूद है। अभिषेक, जरा बताइए, 12 बजे का समय मुकर्रर किया गया था, क्या अब तक वहां पर यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ है? अगर हुआ तो कौन उसकी अगुवाई कर रहा, और नहीं तो देरी क्यों? देखिए शुभांकर, बिल्कुल दफ्तर के बाहर लोग जमा होना शुरू हो चुके हैं। संख्या पिछले आधे घंटे में लगभग दोगुनी हो चुकी है समर्थकों की, और धीरे धीरे अब ये एक प्रोटेस्ट का रूप धारण करने लगा है। अब पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वेट कर रहे हैं नेताओं के आगमन का, जो भी इस प्रोटेस्ट को लीड करेगा। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि कौन सबसे अगुवाई करेगा इस प्रोटेस्ट में, सबसे आगे कौन जाएगा, उसके आने का इंतजार है। उसके बाद ही ये लोग आगे जाकर के, और यहाँ से मात्र 50 मीटर दूरी पर ही आप समझिए बैरिकेड्स लगे हुए हैं, वहां पर इनको रोकने की व्यवस्था की गई है। आगे बीजेपी दफ्तर तक नहीं जाने दिया जाएगा। कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है साहब आपका? चौधरी बलराज। बलराज साहब, बुलडोजर चला जहांगीरपुर में, उसके बाद ही आप प्रोटेस्ट करने के लिए आप लोग आए हैं। तो जहांगीरपुर में जो बुलडोजर चला वो तो अवैध निर्माण पर चला, किसी के भी घर नहीं तोड़ा गया, ये बीजेपी का कहना है। तो क्या अवैध निर्माण पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? अब अवैध आप कैसे कहेंगे? 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, और अवैध निर्माण तो पहले ही हुआ। ये आज तो नहीं हुआ, 2-4 दिन में नहीं हुआ, 10-20 दिन में नहीं हुआ। तो अवैध तो इसे नहीं कह सकते। कुछ लोग तो अपनी पर्ची भी ले रहे हैं, जो एमसीडी ने अलॉट किया उन्हें दुकान ने, किसी को देखा ही नहीं गया। जबरदस्ती जो है 15 साल से तो एमसीडी में बीजेपी है। एक मिनट भाई, तो ये है, बाकी तो ये है कि गलत। ठीक है अभिषेक, हम आपके पास आएंगे। आप जो बातचीत कर रहे हैं उस पर भी नजर है। अगर बड़े नेता निकलते हैं तो वो भी हम दिखाएंगे कि प्रोटेस्ट कैसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन सर्वे की कार्रवाई जो है वो कथित तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों के लिए की जा रही हो, लेकिन अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले सभी लोग डरे हुए हैं। लोग डरे हुए हैं कि अगर बुलडोजर चलेगा तो नंबर उनका भी आएगा। हमारे संवाददाता कुमार कृणाल ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनको भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे दूसरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जो कि शाहीन बाग में मौजूद हैं, उन्होंने भी एक रिपोर्ट भेजी। और शाहीन बाग, याद रखेगा, संदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, इसलिए इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए मुझसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या काम है आपका? ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का। तो ये ट्रकें वगैरह सब आपकी? जी। तो ये एमसीडी के ड्राइव के बारे में पता है आपको? नहीं हमें कुछ। हम तो पार्किंग देते हैं एमसीडी की। अच्छा, पार्किंग पूरी पार्किंग देते हैं जो? वो 35 रुपए महीना वो साल कटते हैं पार्किंग के। अच्छा। गवर्नमेंट के उसमें। अच्छा। गवर्नमेंट को पार्किंग देते हैं 35 रुपए साल के। अच्छा। नहीं, मैं ये पूछ रहा था, ये सब नहीं पूछ रहा था कि आप कोई जानकारी है कि जो अतिक्रमण हुआ है उसके लिए एमसीडी की टीम आ सकती है? नहीं, उसकी कोई जानकारी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फयाज। फयाज जी, आपको पता है सरता विहार, मदनपुर खादर जो ये वार्ड है जैतपुर, यहाँ पर एमसीडी की टीम जाएगी, लेकिन अभी कोई डिमोलिशन नहीं है। जो अतिक्रमण है उसके बारे में रिपोर्ट बनाना। नहीं बॉस, हमें ऐसा कुछ पता नहीं। आपको लगता है कि इस इलाके में अतिक्रमण है? नहीं बॉस, अभी नहीं। आपको नहीं? नहीं अभी नहीं। लेकिन जैसे आप जहाँ बैठे हैं ये एरिया? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा हमें। कब से हैं आप यहाँ पे? हमें तो 15 साल की उम्र से हम तो 15 साल से। आप देखिए कुछ लोग और यहाँ पर हैं। जहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ पर आप कब से अपना काम कर रहे हैं बैठ के? 20 साल से। 20 साल से। कभी कोई एमसीडी की टीम या कोई और कभी अथॉरिटी आई? क्या कहते हैं? वो हटवाते हैं गाड़ी, हम हटा लेते हैं। हमारा तो गाड़ियों काम, हम चाबी मारे हटा देते, हमारा कोई नहीं, कोई परमानेंट हमारा कब्जा नहीं है। वो आते हैं, चाबी मारते, हम चले जाते हैं। कभी जुर्माना वगैरह भी लगाया हो? जुर्माना भी लगाया जी। इसके अलावा भी और कहीं आपको दिखता है इस इलाके में एनक्रोचमेंट या जो मकान बने हैं, ज्यादा फ्लोर बन गए हैं जितने परमिशन? मकानों का तो हम पता नहीं, हम तो यहाँ से अपने घर से अपने यहाँ, बाकी थोड़ा बहुत तो है, इस बात नहीं कि नहीं है।
तो मदनपुर खादर का ये इलाका सरता विहार के नजदीक पड़ता है। वहां से रिपोर्ट देखी। शाहीन बाग भी हिमांशु थे, लेकिन हम अभिषेक के पास चलेंगे जो इस वक्त मौजूद है आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर। अभिषेक जरा दिखाइए, ये कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, नारेबाजी हो रही है, क्या तस्वीरें हैं? आप अपनी बात भी कहते रहिए और तस्वीरों को दिखाते हुए जरा दर्शकों को समझाइए। जी देखिए शुभांकर, प्रोटेस्ट अब आम आदमी पार्टी दफ्तर से बाहर निकल चुका है और तमाम की संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बाहर आ चुके हैं। गौर करने की बात है कि जैसा आप बार बार पूछ रहे थे और यही जानना चाह रहे थे कि कौन ऐसा बड़ा नेता है, कौन ऐसा बड़ा चेहरा है जो इस प्रोटेस्ट को लीड करेगा, तो ऐसा कोई भी चेहरा फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। महिला है जो मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं और बढ़ रहा है। हालांकि दूरी सिर्फ 50 मीटर की है, तो बहुत ज्यादा तेजी से भी अगर चलेंगे इस तुरंत ही बैरिकेड तक पहुंच जाएंगे। ये स्थिति है यहाँ पर। मैम, क्या प्रोटेस्ट करने के लिए आप ये जो अभी बीजेपी जो बुलडोजर चला रही है पब्लिक के घरों पर, उनकी ये मांग है कि हमके वोट ना करे, उगाही ना करे। एमसीडी का इलेक्शन उन्हें आगे कर दिए हैं। अब वो चाह रहे हैं कि लोगों को लड़ा धमका रहे हैं ताकि वो घरों पे जो उनके छज्जे पड़े हुए हैं, अनाउंसमेंट कब्जा कहते हैं कि वो तोड़वा रहे हैं, हम उसके विरोध में हम उसके विरोध में पाठक आकर आ चुके हैं, एमसीडी के जो इंचार्ज हैं वो आ चुके हैं हमारी पार्टी के, उनसे हम लोग बात करेंगे। जी अभिषेक, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और लोगों से बातचीत करते रहिए, क्योंकि तस्वीरें देखना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। देखिए अब ये फाइनली बैरिकेड तक पहुंच चुके हैं, धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है। तेजी से ब्रजेश पाठक को लेकर के आया गया, कुछ कार्यकर्ताओं ने पूरे उनको घेरा बना करके यहाँ तक लेकर के आए हैं और अब यहाँ बैरिकेड के सामने पुलिस के मौजूदगी में ये नारेबाजी शुरू हो चुकी है। यहाँ से बीजेपी ऑफिस जो मुख्यालय है बीजेपी का, उसकी दूरी महज 500 मीटर है। इसी वजह से यहाँ पार्टी के जो दफ्तर है उसके ठीक बाहर ही ये बैरिकेड लगा दिया गया है और यहाँ पर संख्या में यहाँ पर इतनी तादाद में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। पुलिस की व्यवस्था में आपको दिखा दूं, बैरिकेड के उस तरफ पैरामिलिट्री के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, हाथों में बैटन्स लिए हुए बैरिकेड के इस तरफ कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। एडिशनल फोर्सेस की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। ये काफी बिजी एरिया रहता है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है। यहाँ से ट्रैफिक को पूरी तरीके से दोनों सड़कों से डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि इस प्रोटेस्ट की वजह से किसी को दिक्कत ना हो। हालांकि इसी की वजह से आसपास की सड़कों पर फिलहाल ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिल सकता है और अब आप देख रहे हैं नारेबाजी पूरी चरम पर है। शुभांकर नहीं अभिषेक, अब जरा दो चीजें समझाइए। एक तो ये समझाइए कि क्या किस मांग को लेकर या किस बात को आधार बनाकर यहां से प्रोटेस्ट चल रहा है। दूसरा ये कि यहां से इनकी आगे की स्ट्रेटजी क्या है। बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, लेकिन उसके बाद क्या केवल कैमरों में दिखाने के लिए प्रोटेस्ट है या आगे कोई और चीज करने वाले हैं? जरा समझाइए इसे भी। जी देखिए शुभांकर, ये प्रोटेस्ट तो यहीं तक रहेगा, इसके आगे पुलिस उनको जाने नहीं देगी। संख्या इतनी ज्यादा है नहीं कि ये बैरिकेड को पार करके बाहर जा सके, पुलिस वालों से टकराव कर सके और बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंच सके। इतनी संख्या इनकी है नहीं। फिलहाल जो एक मैसेज जो क्लियर हो रहा है, जैसे कि आपने 2 सवाल पूछा, उसमें से पहला सवाल मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा जो प्रोटेस्ट है वो अपना रजिस्टर करने के लिए है कि हाँ हम इसके खिलाफ हैं, जनता को दिखाने के लिए है, वोटरों को दिखाने के लिए है कि हम इसके खिलाफ हैं। रेजोल्यूशन क्या होगा, एक्शन क्या होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। बीजेपी शासित एमसीडी पर उगाही का आरोप लगा रहे हैं। चूंकि 15 साल से बीजेपी तीनों एमसीडी पर उनका कब्जा है और यूनिफाइड एमसीडी में भी उनका कब्जा था। जब उसका बंटवारा हो गया एमसीडी का 3 हिस्से में बढ़ गई, उसके बाद भी बीजेपी का कब्जा है। तो ये जो बैनर्स हैं ये दिल्ली वालों को, वोटरों को ये बताने के लिए हैं कि हमारी जो सरकार आएगी। नहीं तो क्या आप इसका मतलब ये निकाला जाए कि जहांगीरपुरी में या शाहीन बाग का नाम लेकर या बांग्लादेशी रोहिंग्या का नाम लेकर जो एक मैसेजिंग उस पार से की जा रही है, उसका काउंटर मैसेज जो है वो यहां से दिया जा रहा है वोटरों को, और कुल मिलाकर केंद्र में सियासत ही है, चाहे उस पार से हो चाहे इस पार से हो।
जी बिल्कुल, सियासत चरम पर है, बुलडोजर सेंटर में है और उसी को ध्रुव मान करके चारों तरफ उसके सारी पॉलिटिकल पार्टीज घूम रही हैं। बीजेपी का गेन हुआ है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की वजह से, और यहाँ पर अगर बुलडोजर उसको फायदा दिलाता है बीजेपी को, इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने में अगर बुलडोजर का इस्तेमाल होता है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी उसका मुखर विरोध करती है। ये प्रोटेस्ट जो आपको देखने को मिल रहा है एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी मान रही है कि ये एक बड़ा मुद्दा है। अब जरा ये बताइए कि वहां पर नारेबाजी में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि दर्शकों के लिए जानना भी जरूरी है। कुछ आवाजें आ रही, लेकिन आप वहां मौजूद हैं, जरा बताइए क्या दो चार प्रमुख मांगे हैं जिनको यहां पर नारेबाजी के जरिए सामने रखा जा रहा है। जी देखिए शुभांकर, ये अवैध उगाही को लेकर के ये सारा जो प्रोटेस्ट है ये शुरू किया गया है। उगाही बंद करो ये कहा जा रहा है। धीरे धीरे अब जैसे जैसे पारा भी चढ़ रहा है, लोगों की सांसें भी अब खुलने लगी है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। इस वक्त तापमान भी 40 डिग्री के आसपास होगा। तो अब यहाँ पर धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा भी कम होता जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग जो अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं सड़क के इस तरफ जिस प्रकार से भाजपा सरकार, मोदी सरकार जनता को गुमराह करके और भाजपा जो गुंडागर्दी, क्योंकि यहाँ पे तस्वीरें आप दिखाते रहिए अभिषेक, लगातार ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है। तब तक मैं अपने दूसरे सहयोगियों से भी सवाल जवाब कर लेता हूं। तो एक तस्वीरें देखते रहिए आप। कुमार कुणाल भी हमारे साथ है। कुमार, लगातार आपने लोगों से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की, एमसीडी के जो लोग हैं उनसे बातचीत की। जरा ये समझाइए कि इसमें कार्यवाही ज्यादा है या फिर इसमें मैसेजिंग ज्यादा है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए यूपी में बुलडोजर चला तो उसका असर दिखा, एमसीडी के चुनाव भी हैं, तो ये जरा बातें क्लियर कीजिए, समझाइए हमें। शुभांकर देखिए, अभी जो एमसीडी है ना वो 3 थी, अब वो 1 हो रही है। ये जो 3 एमसीडी है वो मुश्किल से 5-7 दिन उसका कार्यकाल बचा है, और ऐसे में जो बुलडोजर का रिएक्शन दिखा है कुछ इलाकों से, वो रिएक्शन ने इन बीजेपी नेताओं को और मेयर साहब को खासतौर पर उत्साहित किया है। हम आपको दिखाएंगे कि जो टारगेट किया जा रहा है, ये हमारे पीछे ये कॉलोनियां बसी हुई हैं जो कि यमुना का कहा जा रहा है रिवर बेड है, यानी खादर का इलाका है। वहां पर जो कंस्ट्रक्शन हुए वहां पर लोग इलीगल रह रहे हैं, कह रहे हैं बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनको हम खाली करवाएंगे। लेकिन हमारे साथ महिला है, आप कह रहे हैं आपका बांग्लादेशी? नहीं सर, बांग्लादेशी यहाँ पे इस कॉलोनी में कोई भी नहीं है। यूपी और बिहार के सारे लोग हैं, आज से नहीं रह रहा, 2005 से, कोई 2000 से, बहुत पुराने लोग हैं। एक भी बंदा बांग्लादेशी नहीं है। आप आइए हमारे घर पे, हमारे पेपर चेक कीजिए कि हाँ भाई बांग्लादेशी है। हमारे पिछले प्रूफ है। ये जो कहा जा रहा है बच्चे भी आपकी गोद में हैं, 10 साल से रह रहा है। बुलडोजर अगर चलेगा तो कितने घरों पर आएगा? बुलडोजर फिरेगा, पहले हमारे पर फिरेगा, हमारे बच्चों पर फिरेगा, पहले हमारे बच्चों पे, हमारे पर फिरेगा, बाद में फिरेगा कॉलोनी पे। हम लोग कोई नहीं है, कोई भी नहीं। सबके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ के भी हैं और अपने जो राज्य है। कह रहे हैं मेयर साहब कि यहाँ पर बांग्लादेश से लोग आ गए और रोहिंग्या आ गए, और इसीलिए ये यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति बिगड़ रही है। सर, जब घर बनते हैं तो एक दिन में कोई भी घर कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसको बनने में महीनों लग जाता है। ऐसा नहीं कि प्रशासन की या नेताओं की नजर में ना होगा। तब वो वोट लेने आते तो सबके घर घर देख के जाते हैं वे सारे नेता जितने भी होते हैं, तो सबको पता होता है कितने घर बसे हुए हैं कितने नहीं है। यहाँ पे 10 साल से लोग रह रहे हैं। तो जो स्थिति है ना कि ये जो महिलाएं, ये पूरा जो कॉलोनी जिसका सर्वे अभी मेयर साहब करके गए हैं, वो यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं और कह रही है कि कागज चेक कर लीजिए, आप हमारी कागज जांच लीजिए कि हम बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं। आप क्या है, बांग्लादेशी रोहिंग्या का आप पर है क्या? क्या रहने वाले हैं मुरादाबाद जी, और हमारा यहाँ पे ही घर है। हमारा 5-10 साल की जगह से रह रहे हैं हम, 10 साल से डॉक्यूमेंट्स भी देने और हमारे सामने ये सब कटी है, सब हमने बसाई है। हम गरीब आदमी हैं। इनसे 2 सवाल पूछिए। एक सवाल तो ये पूछिए कि एमसीडी कह रही है कि अगर आप वैध हैं तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरा सवाल ये पूछिए कि इन्हें क्या लग रहा है कि ये कार्रवाई क्यों की जा रही है? जहांगीरपुरी के बाद अब इन इलाकों में बुलडोजर क्यों चलने वाला है? चुनाव की वजह से जो है। देखिए शुभांकर, पहले तो समझिए क्या कि इलीगल कैसे है। इलीगल जो भी यमुना के ओ जोन पर है, यमुना रिवर बेड पर है, वो पूरा इलीगल है। उसमें बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, कोई भी हो, तो लीगल तो नहीं है। लेकिन अगर लीगल नहीं है तो पूरी यहाँ पर जितनी भी कॉलोनी दिख रही है, जितने भी मकान दिख रहे हैं, वो सारे टूटेंगे। तो ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात हुई कि आपको कहा जा रहा है कि आप इलीगल नहीं है तो आपको डरने की क्या जरूरत है? फिर डर क्यों रहे आप? तो नहीं, दरअसल क्या है, यहाँ पर जितना भी बोला जा रहा है
एक सेकंड हाँ बोलिए बोलिए। जितना भी यहाँ पर बोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक भी यहाँ पर रोहिंग्या नहीं है, एक भी यहाँ पर बांग्लादेशी नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के, बदायूं डिस्ट्रिक्ट के, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी यहाँ पर मकान हैं सब वहाँ के रहने वाले हैं। और दूसरी बात एक और बता दूं मैं आपको, फिर ये क्या है क्या कि यहाँ पर नहीं, जब आए मेयर साहब तो आप लोगों ने बातचीत की? किस्सा उनसे कोई नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया। आपसे बात किसी ने नहीं की, हमसे जब बन रहा था तो काउंसलर को पता चल रहा था यहाँ पर। टाइम आते हैं वोट मांगने, ठीक है, वोट मांगने आते हैं, सबके मीटर लगे हमारे घर में, सबकी हमारी आईडी। ठीक है कुमार कुणाल, हम आपके पास आएंगे। आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी, हमारे साथ बाकी संवाददाता भी लगातार आपको अपडेट दे रहे थे। लेकिन अगर एक लाइन में आसान शब्दों में सरल भाषा में आपको समझाएं तो इतना समझ लीजिए कि दिल्ली में तनाव है, क्योंकि बहुत ही जल्द वहां होने वाले चुनाव है, एमसीडी के चुनाव है। आतोश्री पर हनुमान पाठ को लेकर महाराष्ट्र में छिड़ी लड़ाई अब बीजेपी वर्सेस शिवसेना की लड़ाई में खुलकर तब्दील हो गई है। उद्धव ठाकरे ने घंटीधारी बनाम गदाधारी कहकर लड़ाई को नया मोड़ दिया, तो फडणवीस ने गधाधारी कहकर जंग को एक कदम और ज्यादा आगे बढ़ा दिया। पति पत्नी और परमेश्वर, महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों इन्हीं का बोलबाला है। पति यानी अमरावती से विधायक रवि राणा, पत्नी यानी अमरावती से सांसद नवनीत राणा, और इन दोनों की राजनीति के चक्कर में हनुमान चालीसा पर घमासान। अब इससे कोई भी अछूता नहीं बचा। शुरुआत निर्दलीय जोड़ी ने की और दायरे में तमाम राजनीतिक दल आते चले गए। उद्धव ठाकरे से भी खामोश नहीं रहा गया। आखिरकार वो भी इस लड़ाई में सीधे कूद पड़े। की मला देवळात घंटा बडवणारा हिंदू नको आहे, मला अतिरेक्यांना बडवणारा हिंदू पाहिजे। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। तो महाराष्ट्र की राजनीति उसी दिशा में आगे बढ़ रही है जैसी की उम्मीद थी। 23 अप्रैल यानी बीते शनिवार तक हनुमान पाठ पर मचे घमासान के केंद्र में राणा दंपत्ति थे। मातोश्री के बाहर मोर्चाबंदी का फैसला राणा दंपत्ति का था। शिव सैनिकों के आक्रोश का सामना भी इसी दंपत्ति ने किया। जेल की हवा भी राणा दंपत्ति को खानी पड़ी। लेकिन अब इस लड़ाई को बीजेपी ने अपने कंधों पर उठा लिया है। इसलिए उद्धव की तरफ से वार हुआ तो फडणवीस की तरफ से जवाब आया। आता तर नवीन हिंदुत्व आलंय, घंटाधारी आणि गदाधारी, घंटाधारी आणि गदाधारी। मी असं म्हटलं की घंटाधारी गदाधारी, ते म्हणाले आम्ही गदाधारी आहोत। मी त्यांना म्हटलं तुम्ही गदाधारी आहात की नाही माहित नाही, पण रोज सकाळी टीव्ही पाहिल्यावर तुम्ही गदाधारी नक्कीच आहात, हे आमच्या लक्षात येतं। दरअसल ये लड़ाई अब इस बात की है कि महाराष्ट्र के सियासी परिवार में बड़ा हिंदूवादी कौन है, बीजेपी या शिवसेना। हनुमान पाठ पर विवाद की आग तो राज ठाकरे ने भड़काई, लेकिन राणा दंपत्ति के जरिए अब बीजेपी शिवसेना आमने सामने है। सबसे बुरी बात यह है कि हमारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका गैर जिम्मेदार वर्तन, वो राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो आप उस महिला के लिए जिसका कास्ट सर्टिफिकेट झूठा है, वो जेल जाने वाली है, अभी भी जेल में है, उनके लिए आप केंद्र को पत्र लिख रहे हो, गृह सचिव को, कि इस महिला के साथ ठीक से व्यवहार नहीं हुआ है। तो अब अभी क्या हो गया? शिवसेना और बीजेपी दोनों ने खुद को ज्यादा शुद्ध हिंदुत्ववादी साबित करने में अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। सियासी चढ़ाई महाराष्ट्र से बाहर निकलकर दिल्ली तक आ पहुंची है। राज ठाकरे और राणा दंपत्ति तो शुरुआती राउंड के बाद किनारे कर दिए गए। अब फाइनल उद्धव और बीजेपी के बीच चल रहा है। मुंबई से साहिल जोशी, विद्या, देव कोकट और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। लाउडस्पीकर को लेकर बवाल देश के दूसरे हिस्सों में भड़का, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने उसका समाधान निकाल दिया। ना हिंदू को परेशानी हो रही है, ना मुसलमानों को दिक्कत हो रही है। अब ये लाउड यूपी में एकता का संदेश दे रहा है। कैसे? इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए।
इटावा का जिला प्रशासन एक्शन में है। घूम घूम कर लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। मंदिर हो या मस्जिद, कोई भेद नहीं। योगी सरकार का फरमान है तो पालन होना है। कल इटावा कोतवाली क्षेत्र के तबत पचराहा और नखासा में मंदिर मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। लाउडस्पीकर उतारने से पहले बाकायदा उनके पोल्यूशन लेवल की जांच की गई। ये तस्वीर सहारनपुर जिले की है। सरकारी फरमान का असर यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। लोग खुद धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर हटाते नजर आए। कल ही सहारनपुर के थाना कुतुब शेर की मानक मऊ पुलिस चौकी पर क्षेत्र के सभी धर्म गुरुओं की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें तय हुआ कि लाउडस्पीकर की आवाज अब परिसर से बाहर नहीं जाने देंगे। दरअसल पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में लाउडस्पीकर पर लगाम लगाने का साफ आदेश दिया था। उसके बाद से अब तक प्रदेश में करीब 20,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं या उनकी आवाज धीमी की जा चुकी है। जो लाउडस्पीकर लगे हैं उस परिसर के बाहर उसकी आवाज नहीं जानी चाहिए। तो ये चीजें अनुपालन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये सुनिश्चित कराया जा रहा है और सबके साथ मिलजुल के ये चीजें की जा रही हैं। और अब तक लगभग 20 से 22,000 ऐसे केसेस हैं जिसमें कि या तो लाउडस्पीकर के वॉल्यूम कम किए गए हैं या तो फिर लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। ये सभी चीजें इंगित करने के बाद से स्वेच्छा से की जा रही हैं। आदेश के पालन में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ये तस्वीर गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर की है, जहां लाउडस्पीकर की आवाज धीमी करके पूरे प्रदेश को एक प्रेरणा दी गई। आदेश होते ही यहाँ पर शासनादेश के तहत ध्वन को परिसर के अंदर ही बजाने के लिए आदेशित कर दिया गया है और उसी अनुसार यहाँ पर ध्वन कम कर दिया गया है और परिसर के अंदर ही ध्वन रहती है, परिसर के बाहर ध्वन नहीं जाती है। गोरखधाम मंदिर से आने वाले मंत्रों और भजनों की आवाज धीमी हुई तो महज कुछ दूरी पर स्थित जामा मस्जिद पर भी असर देखने को मिला। जो अजान दूर दूर तक सुनाई देती थी उसका वॉल्यूम धीमा कर दिया गया। संगम नगरी प्रयागराज की जामा मस्जिद ने भी अनूठी पहल की। इसके तहत मस्जिद में लगे 6 लाउडस्पीकरों में से 4 को हटा दिया गया है। धर्मनगरी मथुरा में लाउडस्पीकर गंगा जमुना तहजीब की मिसाल बन रहा है। पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि में लाउडस्पीकर की आवाज धीमी की गई, जिसके बाद मंदिर से सटी शाही मस्जिद में लगे 3 स्पीकर को हटा दिया गया। वहीं एक स्पीकर की आवाज मानक से कम धीमी करके आजान की जा रही है। अब यूपी के हर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां या तो लाउडस्पीकरों को हटाया जा रहा है या फिर उनकी आवाज को धीमा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात सरकार के इस फैसले की ये है कि कहीं पर भी विरोध नहीं हो रहा है। हर धर्म के लोगों की ओर से इसका स्वागत किया गया है। आज तक ब्यूरो।